सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 को एडवांस फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में, जो कि जावा स्क्रिप्ट अभी हम चला रहे हैं। और इस सीरीज के अंदर हम मर्न स्टैक पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर जो मर्न स्टैक टेक्नोलॉजी होती है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद आगे एआई इंटीग्रेशन के बारे में समझेंगे, ठीक है। इससे पहले हम ये फंडामेंटल समझ लिए थे, जिसके अंदर वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप का कंसेप्ट समझे थे। उसके बाद फिर चैप्टर 2 के अंदर ऑपरेशन एंड कंट्रोल के बारे में समझे थे, कंट्रोल फ्लो का कंसेप्ट समझे थे, जैसे कि टाइप कास्टिंग क्या होता है इसको उसको भी समझे थे हमने। ऑपरेटर्स कौन कौन सा होता है उसको समझे थे। उसके बाद कंट्रोल फ्लो का कंसेप्ट समझे थे, लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद स्विच केस स्टेटमेंट, ठीक है। उसके अंदर ब्रेक और कंटिन्यू बाकी है, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एडवांस फंडामेंटल्स का कंसेप्ट, लाइक के लूपिंग कंसेप्ट क्या होता है। उसके बाद फंक्शन कैसे काम करता है और कितने तरह से फंक्शन होती है, उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए मैं इतना मेहनत करके मर्न स्टैक पढ़ा रहा हूँ। जिस तरह मतलब कि एक कोर्स के अंदर आप पढ़ते हैं ना परचेज करके, उसी तरह यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। बिलीव कीजिए कि उसी तरह सेम है, उसी तरह सेम स्ट्रक्चर को क्रिएट किए हैं और मेहनत है उसी तरह क्रिएट करके, वीडियो को रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ। और नोट्स भी सेम हम प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सीरीज प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी फुल स्टैक चला रहे हैं, लेकिन हम खुद से भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जब ये इसके अंदर कुछ कंसेप्ट को पढ़ लेंगे तो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस वीडियो का हेडिंग होगा चैप्टर 3, जिसके अंदर एडवांस फंडामेंटल्स का कंसेप्ट समझेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अब इसके अंदर हम समझेंगे लूपिंग कंसेप्ट के बारे में, देन फंक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं लूपिंग कंसेप्ट। अब आपको लूप वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि आप एक लूप के अंदर अगर फंसे हो तो उसी में ऐसे ऐसे चलते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इससे पढ़ने से पहले गूगल पर सर्च करते हैं सिर्फ लूप, ठीक है। हमने लूप सर्च किया तो यहाँ से कोई ना कोई इमेज आएगी, ठीक है। थोड़ा वेट कर, ठीक है। तो जब हम लूप सर्च किए उसके बाद एक इमेज में जाएंगे, ठीक है। लूप सर्च करने के बाद इमेज के अंदर जाएंगे, थोड़ा नेटवर्क स्लो है तो देखिए जैसे कि ये एक रस्सी वगैरह है ना, ये हम इसको भी लूप बोलते हैं। अगर आप सपोज करो ये जो रस्सी है यहाँ से, मान लो इसी एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। जैसे कि यहाँ ये इमेज लोड हो गई थी, इसके लूपिंग का मतलब होगा इस तरह जा रहा है, फिर इसी रूट पे आ रहा है, फिर इसी पे ऐसे मतलब कि चल रहा है। तो लूप का मतलब ऐसे होता है कि हम चल रहे हैं बार बार ऐसे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लूपिंग बोलते हैं। तो इसके अंदर इसका जो डिफिनेशन है ना उसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जैसे कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इन जावा स्क्रिप्ट का बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जब कंसेप्ट पढ़ोगे लूप का ना, तो वहां पे भी लूप कंसेप्ट आती है, ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या है कि इन जावा स्क्रिप्ट लूप आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। जो लूप है ना वो एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल ए कंडीशन, एक स्पेसिफिक कंडीशन होगा अगर उसको मीट ना करे, ठीक है। तो ये ऐसा सीन है इसके अंदर कि आपके जो लूप है ना उसके अंदर एक कंडीशन लगी होती है, ये वहां तक चलेगा कि वो कंडीशन रीच ना कर जाए, ठीक है। तो वही लाइन है। उसके बाद बोल रहा है कि द मैकेनिज्म अलाउ फॉर इफिशियंसी, ठीक है, हैंडलिंग फॉर रेपिटेटिव टास्क एंड एटरेट ओवर द डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो किसी कोई डाटे पर मतलब कि जब तक चलेगा कि वो एक कंडीशन लगाओगे ना, वो कंडीशन जब तक फॉल्स ना हो जाए ना, ये काम करता रहेगा एनी टाइम। अगर बाई चांस आपके कोड में मिस्टेक हो जाती है तो आप ये लूप है ना रुक नहीं पाती, वो एनी टाइम ऐसे ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो अब एक बात बता रहे हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा स्क्रिप्ट का छोड़ो, आप चले जाओ सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर चले जाओ, जावा जावा स्क्रिप्ट का हम तो पढ़ ही रहे हैं। आप सी बता दिया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाओगे, मेजर आपको 3 तरह का लूपिंग कंसेप्ट देखने को मिलेगा और किसी किसी में थोड़ा ज्यादा होती है। तो हम बात कर रहे हैं 3 तरह का, तो मेन अभी 3 समझ रहे हैं। इसके अंदर भी हमने 5 आई थिंक लिखा है यहाँ पे, हाँ 5 ही है, ठीक है। तो 3 को अभी हम समझेंगे, 2 को बताएंगे कब समझने का जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहला लूप है ना उसको फॉर लूप बोलते हैं, ठीक है। बेसिक सा लूप है, इसको समझने में आसान होता है। तो ये फॉर लूप हो गया। सेकंड आती है
सेकंड आती है व्हाइल लूप, ये भी एक बेसिक सा व्हाइल लूप कंडीशन आती है, कैसे लगाएंगे अभी डिस्कस कर रहे हैं इसी के अंदर आगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड आती है डू व्हाइल लूप, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आती है फॉर ऑफ लूप, उसके बाद फाइव आती है फॉर इन लूप, ठीक है। अब ये दोनों लूप है ना, ये दोनों को भी समझेंगे कि कब यूज करना है और ये कब यूज करना है, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले फॉर लूप का कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। फॉर लूप का एक छोटा सा डिफिनेशन यहाँ पे हम लिखे हैं, पहले इसको पढ़ते हैं उसके बाद आपको समझा रहे हैं। तो ए फॉर लूप डिक्लेयर लूपिंग इंस्ट्रक्शन विथ थ्री इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेपरेट बाय सेमीकोलन। मतलब ये हुआ कि फॉर लूप जो है ना, उसको अगर आप यूज करना है तो उसके अंदर मेजर तीन कंडीशन जो होता है ना, तीन मतलब की इंफॉर्मेशन होता है, अगर आप उसको ऐड कर रहे हैं उसी पे वो डिपेंडेंट है। अब वो कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है उसको समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड किया, द इनिशियलाइज डिफाइन वेयर टू बिगिनिंग द लूप बाय डिक्लेयरिंग फॉर रिफरेंसिंग द आइटरेटर वेरिएबल। मतलब ये हुआ कि आपका जो एक वेरिएबल है ना, वो कहाँ से स्टार्ट करना है उसी को बोलते हैं। पहला जो इंफॉर्मेशन होता है लूप का, आपका वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। सपोज आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, वन से स्टार्ट कर रहे हो, मेजरली जीरो से काउंटिंग होती है, लेकिन कभी कभी किसी किसी केस में वन से भी स्टार्ट करना पड़ता है, तो वो उस तरह आप डिसाइड करते हो, वहां पे सिचुएशन बेस्ड डिसाइड होती है, ठीक है। और जो मेरा सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड के अंदर हम ऐड करते हैं कंडीशन, ठीक है। सेकेंड के अंदर क्या ऐड करते हैं, कंडीशन। आपका जो लूप है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक ही जाएगा। सपोज करो एक कंडीशन है आपका जीरो से लेकर फोर तक नंबर को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हमने आई को तो जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, एक वेरिएबल को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया और फोर तक प्रिंट कराना है, तो एक कंडीशन ऐड करेंगे, लेस देन इक्वल टू फोर। मीन्स वन जीरो प्रिंट होगा, वन प्रिंट होगा, टू प्रिंट होगा, थ्री प्रिंट होगा, फोर जैसे रीच करेगा ना, तो वहां तक प्रिंट होने के बाद एग्जिट कर जाओगे। तो वही ये बोल रहा है कि आपका एक कंडीशन ऐड करोगे और जो लास्ट स्टेटमेंट है उसका मतलब समझते हैं। जो लास्ट स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है कि द आइटरेटर स्टेटमेंट अपडेट द आइटरेटर, द आइटरेटर स्टेटमेंट अपडेट द आइटरेटर। मतलब समझ रहे हो कि इसका मतलब नाम है आइटरेटर स्टेटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू आप दिए हो ना, सपोज करो जीरो से दिए हो, तो वहां पे वो वैल्यू जाके एक कंडीशन पास होकर देन अपडेट होगा, तो वहां पे वैल्यू जीरो से वन हो जाती है, ठीक है। आइटरेटर ईच टाइम द लूप इज कंप्लीट, मतलब जब लूप एक बार कंप्लीट होता है ना, तो ऑटो बढ़ के फिर स्टार्ट होते हैं वन से, फिर कंडीशन चेक होता है, फिर लूप कंप्लीट, फिर वो इंक्रीमेंट होता है, फिर लूप कंप्लीट, जब तक कंडीशन को वो फेल ना कर जाए। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिखे हैं, सिंटैक्स लिखे नहीं है लेकिन एक एग्जाम्पल, अभी हम क्या करते हैं इसका सिंटैक्स ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ओपन किया, तो एक काम करते हैं इसको हटाते हैं। तो एक ऐसा है कि फोर जो होता है ना, फोर लिखा मैंने और यहाँ पे लिखते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियलाइज, ठीक है। इसको बोलते हैं इनिशियलाइज और इसके बाद आती है कंडीशन, ठीक है। यहाँ बोला जाता है कंडीशन, उसके बाद आती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का स्टेप, ठीक है। यहाँ पे आती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का स्टेप। तो हमने अभी तो इंक्रीमेंट वाला कंडीशन है, तो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट का लिख दिया, ठीक है। अब ये इंक्रीमेंट का लिख दिया, अब जो है ना यहाँ पे आप कुछ कोड लिखते हो, कोड लिखते हो यहाँ पे जो कि एग्जीक्यूट होती है। ये जो केस है ना, अब ये जो मैंने कोड लिखा, ठीक है, ये जो एक सिंटेंस है फॉर लूप का सिंटेक्स है, जो कि इंक्रीमेंट के केस में काम करती है। अगर यही फॉर लूप क्या होता है कि यही फॉर लूप चेंज हो जाती है अगर रिवर्स ऑर्डर में, मान लो कि इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, कोई नंबर को रिवर्स ऑर्डर का मतलब हुआ कि 5 से लेकर 0 तक प्रिंट कराना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसी का कंडीशन समझ रहे हो। सबसे पहले सेम होती है, यहाँ पे इनिशियलाइज करोगे, आपका वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका वैल्यू नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लिखोगे नम इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कंडीशन ऐड करोगे, यहाँ पे लेस देन का कंडीशन आएगी, यहाँ पे ग्रेटर देन की कंडीशन आएगी। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होगी, यहाँ पे होगा डिक्रीमेंट, बिकॉज आपका नंबर एक एक करके कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिक्रीमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का स्टेप को फॉलो करके हम लूपिंग का कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं कि जो लूप का कंसेप्ट है ना, बेसिक सिंटैक्स, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार और बताते हैं कि जो भी लूप होती है ना, आप अगर इंक्रीमेंट के केस में समझोगे
तो उस केस में क्या होता है कि सबसे पहला जो यहाँ पे वर्ड होता है ना, इसको इनिशियलाइज स्टेट बोलते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन ऐड करते हो, एक कंडीशन की यहाँ से लेके यहाँ तक। मान लो कि आप नंबर प्रिंट करा रहे हो 1 से लेके 10 तक, तो वहां पे एक कंडीशन ऐड करोगे कि नंबर बढ़ते बढ़ते जाएगा और 10 तक जाने के बाद वो कंडीशन फेल हो जाएगी, तब ये लूप खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट का केस आती है। यहाँ पे आप कितने स्टेप से बढ़ना चाहते हो, एक स्टेप से बढ़ना चाहते हो या 2 स्टेप से बढ़ना चाहते हो, उस तरह का हिसाब से आप डिफाइन करोगे। तो ये इंक्रीमेंट का केस हो गया। सेम आप आ जाओगे डिक्रीमेंट के अंदर। सेम अगर आपको 10 से लेके 0 तक प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पे पहले नंबर को 10 से स्टार्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन लगाओगे कि वो छोटा होते जाए नंबर, मतलब कि लेस देन का कंडीशन यहाँ लगाओगे। यहाँ पे लेस देन का आएगी, यहाँ पे ग्रेटर देन की आएगी, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करोगे, आप डिक्रीमेंट करते जाओगे बाय 1, ठीक है। आप चाहो तो बाय 1 करो, बाय 2 करो, बाय 3 करो, कुछ इस तरह आप करके प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हम क्या होता है कि लूपिंग का कंसेप्ट होती है, ठीक है। तो अब हमको तो यहाँ जितना समझाना था मैं आपको समझा दिए। बाकी इसको अभी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं जी कैसे काम करती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम इसको एक के साइड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। पहले अपने VS कोड के अंदर आ जाता हूँ। VS कोड के अंदर आ गई, ये पिछला कोड है। और इसको एक साइड ओपन कर लेता हूँ, इसी के एक साइड में अपना क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और इसी को चैप्टर का नाम देते हैं, चैप्टर 03, ठीक है। मैंने इसका नाम दिया चैप्टर 03, ठीक है। मैंने चैप्टर 03 इसलिए नाम दिया बिकॉज ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर 3 ही है। और उसके बाद इसके अंदर app.js का नाम दे रहे हैं, क्योंकि देखो हम यहाँ पे इस जावास्क्रिप्ट कोड को रन करा रहे हैं नोड.js का यूज करके, ठीक है। आप चाहे तो HTML के कोड के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप इस फाइल को ऐड करके भी रन करा सकते हो ब्राउजर से। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ अभी जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट सीख रहे हैं। जब हम डॉम का कंसेप्ट समझेंगे ना, तो वहां पे HTML का यूज करके समझेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ कंसेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम नोड.js का यूज करके कोड को रन करा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक कोड लिखते हैं जिसके अंदर आपका नाम 5 बार प्रिंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये वाला सिंटैक्स फॉलो कर सकते हो, कंसोल लॉग करके हेलो वर्ड 5 टाइम प्रिंट कराओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, या आपका नाम प्रिंट कराना है, सॉरी, यहाँ पे हमको नाम प्रिंट कराना, तो खालिद लिखिए। अब ये जो है ना, इसको आपको 5 टाइम प्रिंट कराना है, तो आप क्या करोगे, एक बार इसको ऐसे प्रिंट कराओगे, ऐसे प्रिंट कराओगे, ऐसे प्रिंट कराओगे, ऐसे, इस तरह 5 टाइम लिखिए। अगर आपको 50 टाइम प्रिंट करा, तो क्या आप इसको 50 टाइम लिखोगे? नहीं ना लिखोगे। उस तरह कोड क्या होता है, बल्कि हो जाती है। तो ये तो 5 टाइम में हमने लिख दिया, 10 टाइम चलो लिख देंगे, लेकिन 50 टाइम तो नहीं लिख पाएंगे ना। तो इसलिए यहाँ पे आती है फॉर लूप का कंसेप्ट। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कमेंट करेंगे, ठीक है। अब ये जो 5 लाइन का कोड है ना, इसको 3 लाइन के अंदर में हम लिखेंगे। अभी देखो क्या करना है, एक फॉर लूप लेंगे। फॉर लूप लेने के बाद लेट कीवर्ड का यूज करेंगे, आई को इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ। उसके बाद फिर आई को लेस देन कितना, 5, यानी कि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो लेस देन नहीं लगे, लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन ही लगाएंगे 5, ठीक है। और उसके बाद आई को प्लस प्लस करेंगे, यहां तक हो गए। उसके बाद देखो कंसोल डॉट लॉग लगाएंगे और यहाँ पे प्रिंट कराएंगे अपना नाम, ठीक है। तो ये कंडीशन ये हुआ कि आई तो मेरा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक बार कंसोल लॉग करके एक बार नाम प्रिंट हो जाएगा। फिर आई यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन अभी ट्रू हो रही है, आई लेस देन 1 यानी 0 लेस देन 5 ये कंडीशन ट्रू है। उसका फिर आई मेरा एक बार इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू यहाँ पे बढ़ के हो गया 1, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कंसोल हो जाएगा, तो 2 बार प्रिंट हो गया कंसोल के अंदर। आई का वैल्यू मेरा बढ़ा, तो अभी 1 का है तो 1 लेस देन 5 हुआ, फिर प्रिंट होने के बाद आई बढ़ा तो 2 हो गया। फिर यहाँ पे आई का कंडीशन चेक होगा, 2 लेस देन 5 अभी भी ट्रू है, तो कंसोल के अंदर 3 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो फिर एक बार आई बढ़ेगा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितना हो गया, 4, आई की वैल्यू 3 हो गई, सॉरी यहाँ पे आई की वैल्यू 3 हो गई। तो फिर यहाँ पे आई इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी, और जब 4 होगी तो इस ये तो प्रिंट हो गया, 4th में प्रिंट होगा, 5 टाइम मेरा प्रिंट हो गया। लेकिन जब अगले बार इंक्रीमेंट होगा चेक होगा ना, सॉरी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, फिर एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो अब इस कोड को कॉपी करते हैं, ठीक है। हम इस कोड को कॉपी कर लिए और यहाँ पे आके इसके अंदर हम इसको समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे, तो हमने इस कोड को यहाँ पे राइट कर लिया, ठीक है। तो इसको ऐसे करता हूँ, इसको फॉर्मेट किया। अब क्या करते हैं हम, इसको सपोज करो मेरा आई की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो इस केस में एक बार हेलो वर्ड प्रिंट होगा, ठीक है। एक बार आपका नाम प्रिंट हो गया, ठीक है। तो मेरा तो नाम प्रिंट हो गया एक बार 0 के केस में। अब क्या होगा,
आई यहाँ से बढ़ेगी एक बार, ठीक है, आई यहाँ से एक बार बढ़ेगी, उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 1, यहीं पे आई की वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद अब क्या होगा, जब आई की वैल्यू 1 हो गई तो फिर एक बार और यहाँ पे आई मेरा प्रिंट होगा, आई इक्वल टू 1 पे कंसोल प्रिंट होगा, ठीक है। क्या होगा, आई इक्वल टू 1 पे मेरा कंसोल प्रिंट होगा, उस केस में भी मेरा नाम प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट हो गया, फिर आई एक बार इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन अभी ट्रू चल रहा है इसलिए यहाँ पे आई हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब जब आई की वैल्यू 2 हो गई उस केस में भी एक बार कंसोल होगा, ठीक है। आई की वैल्यू को 2 के केस में कंसोल होगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा खाली, ठीक है, ये हो गया। तो आई की वैल्यू यहाँ पे मेरा 3 हो गया, अभी भी कंडीशन ट्रू है बिकॉज 3 लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो अभी भी आई के इक्वल टू पे 3 पे भी मेरा नेम प्रिंट होगा खालिद, ठीक है, मैंने ये हो गया। अब आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर 4 हो गया, अभी भी कंडीशन ट्रू आ रहा है क्योंकि 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी भी आई इक्वल टू 4 के ऊपर मेरा नाम प्रिंट होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे खालिद प्रिंट किया। फिर अब जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हुआ, 5 हो गया। तो यहाँ पे जब आई की वैल्यू 5 हो गया तो 5 लेस देन 5 ये कंडीशन यहाँ पे आके फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो जब ये कंडीशन यहाँ पे आके फॉल्स होती है ना, तो यहाँ से ये क्या करता है, रिटर्न कर जाता है बाहर। अगर आपको इसका विजुअलाइजेशन देखना है तो एक बार आप कंसोल के अंदर आई को प्रिंट करा लो, ठीक है, देन इस कोड को रन कराओ। मैंने इस कोड को रन कराता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक बार चले जाते हैं चैप्टर 4 के अंदर, ठीक है, मैंने चैप्टर 3 के अंदर आ गया, चैप्टर 3 है। उसके बाद हमने इस कोड को क्लियर किया, उसके बाद नोड के अंदर ऐप डॉट जेएस को रन कराते हैं। जब हमने रन कराया तो आप देख सकते हो 0 के जगह पे एक बार प्रिंट हुआ, जैसे कि हमने बताया 0 पे एक बार प्रिंट हुआ, फिर एक बार 1 पे प्रिंट हुआ, एक बार 1 पे प्रिंट हुआ, फिर एक बार 2 पे प्रिंट हुआ, फिर एक बार 2 पे प्रिंट हुआ, फिर एक बार 3 पे प्रिंट हुआ, फिर एक बार 3 पे प्रिंट हुआ, फिर एक बार 4 पे प्रिंट हो रहा है, फिर एक बार 4 पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन 5 के केस में ये एग्जिस्ट कर गया। तो इस तरह हम लूप का कंसेप्ट यूज करते हैं। आशा करते हैं कि आपको एक लूप का कंसेप्ट समझ में आया होगा अच्छे से। इतना समझाने के बाद तो समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, दोबारा देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, इतना तो हो गया। अब एक काम करते हैं, नंबर को हम प्रिंट कराते हैं कि 1 से लेके 10 तक, ठीक है। सबसे पहले 4 लेते हैं और लेट इक्वल टू आई इक्वल टू 0, लेकिन नंबर को हम क्या करते हैं, 1 से लेके 10 तक के बीच में जो इवन नंबर है उसी को सिर्फ प्रिंट कराएंगे, जो ऑड नंबर है उसको नहीं प्रिंट कराएंगे, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, आई इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। अगर 1 से इनिशियलाइज करेंगे तो इसमें एक मेजर चेंज आएगा, यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 10 करेंगे, ठीक है। उसके बाद आई को प्लस प्लस करेंगे और इफ यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, जो मेरा आई आ रहा है क्या वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, मतलब कि कट रहा है कि नहीं। तो अगर कट जा रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई को कंसोल लॉक करा लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंसोल लॉक कराएंगे तो उस केस में मेरा क्या होगा कि जो सिर्फ इवन नंबर है ना वही प्रिंट होगा। देखो हम रन कराते हैं तो 2 4 6 10 प्रिंट हुआ, 8 2 4, यहाँ पे आउटपुट के अंदर 2 4 6 8 10 प्रिंट हुआ, ठीक है। तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इसके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक आई थिंक एक चैप्टर हम ऐड किए हैं, इसी के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे हमने चैप्टर ऐड किया, ये इस बिट वाइज ऑपरेटर के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके अंदर खाली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम सिर्फ कंसेप्ट समझ आते हैं। आशा करते हैं कि आपका फॉर लूप का जो कंसेप्ट है ना वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पीछे से जरूर एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। आगे समझते हैं, आगे का जो कंसेप्ट है, आगे क्या है, व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप में सेम होती है लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा मेजर चेंज है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो डिफिनेशन है ना उसको समझते हैं। तो इसका डिफिनेशन है, द व्हाइल लूप क्रिएट ए लूप दैट एग्जीक्यूट as a long as a specific condition evaluate to true, ठीक है। उसके बाद the loop will continue and run until the condition evaluate to false, ठीक है। उसके बाद बोला, अब इतना समझते, सबसे पहला लाइन कर रहा है कि the while loop create a loop that is execute as long as a specific condition evaluate to true। मतलब ये हुआ कि एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, सबसे पहले इसके अंदर कंडीशन ही चेक होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो लूप एग्जीक्यूट होगा। कब तक एग्जीक्यूट होगा वो भी यहाँ पे बता रहा है, द लूप विल कंटिन्यू रन अंटिल कंडीशन एवेल्युएट टू फॉल्स। अगर आपका कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो रहा है ना तब तक वो लूप चलता ही रहेगा, ठीक है।
वही मैंने ऊपर आपको बताया। उसके बाद बोल रहा है कि द कंडीशन इज स्पेसिफिक बिफोर द लूप as usually same variable is increment altered in the while loop body to determine when the loop should be stop। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ से इसको कमेंट कर लेते हैं, और जो अभी हम यहाँ पे ऊपर वाले में प्रिंट करा रहे थे 5 टाइम्स अपना नाम, तो सेम प्रिंट कराते हैं। तो ले इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है, जैसे कि ये जो है ना, यहाँ पे इसके अंदर कंडीशन डालते हैं, यहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, और इसी के नीचे इंक्रीमेंट भी करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, हम उसको ऐड कर देंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी, ये आपका हो गया इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट बोलते हैं इसको, इनिशियलाइज स्टेट हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया इनिशियलाइज स्टेट। उसके बाद फिर आपको व्हाइल लूप ऐड करना है, उसके बाद आई लेस देन 5 ऐड करेंगे, कंसोल के अंदर यहाँ पे प्रिंट कराएंगे कंडीशन, यहाँ पे प्रिंट करना है आपको हेलो। ठीक है, मैंने हेलो प्रिंट कराया। फिर अगर आपको वो इंक्रीमेंट करना भूल जा रहे हैं इस केस में, तो आप देखो कि क्या कंडीशन होती है इस लूप का। मैंने इसको क्लियर किया, देन अब रन कराते। जब हम रन कराएंगे तो ये आपका लूप जो है ना इनफाइनाइट कंडीशन में चला गया। देखो ये कभी रुकेगा ही नहीं, एक भाव से मतलब चलता ही है। अब वही हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करेंगे इंक्रीमेंट वाला, तो इसको अब तो हमको ये टर्मिनल बंद करना पड़ेगा और दोबारा टर्मिनल ओपन करके रन कराएंगे, तो ये कोड मेरा सही से चलेगा। जब हम कोड को रन कराएंगे तो आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। एरर क्या कर रहा है उसको समझते हैं। सॉरी, एरर ये कर रहा है कि अभी हम उस डायरेक्टरी के अंदर नहीं है जिस डायरेक्टरी में app.js अवेलेबल है। तो उस डायरेक्टरी के अंदर हम चलते हैं, गए उस डायरेक्टरी के अंदर, उसके बाद क्लियर किया, देन हम यहाँ से रन कराए। तो रन कराए तो मेरा 5 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो ये हो गया। अगर आपको जैसे कि क्या होता है ना, इसी के अंदर हम लोग फंसते हैं, जैसे कि कुछ क्या बोलते हैं, एक काम करो, यहाँ पे हम एक बात बता रहे हैं आप लोग को, जैसे कि जो अभी हम वो इनफाइनाइट लूप का कंडीशन बताया है ना, आप क्या कर सकते हैं उसका बारे में सर्च करेंगे कि गूगल पर कि कितने टाइप से इनफाइनाइट लूप आ सकती है, वो उसको आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसके ऊपर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल क्या करें कि आप उसको कहीं से खोजना है, आपका काम यही है कि उसको ढूंढिए कहाँ कहाँ आप फंस सकते हैं, उसको कमेंट करके बताइए। ठीक है, यहाँ पे आपको लूप वाइल लूप का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सेम है, आपको इनिशियलाइज करना है, कंडीशन चेक करना है, इंक्रीमेंट करना है। इनिशियलाइज करना है, कंडीशन चेक करना है, डिक्रीमेंट करना है, बस और कुछ नहीं है। जिस जिस तरह हमने लूप को फर्स्ट वाले लूप में समझा था, सेम यहाँ इसके अंदर आती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल वगैरह भी ऐड किया हुआ है, आप इसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो लूप है ना उसको समझते हैं। नेक्स्ट लूप का नाम है डू वाइल लूप। ये दोनों में ये थोड़ा अलग लूप है, इसको अच्छे से समझते हैं। अब इसका जो ये छोटा सा एक पैराग्राफ का डिफिनेशन वगैरह ये कंसेप्ट है, उसको पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है कि ए डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट क्रिएट ए लूप दैट एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ ए कोड वंस चेक इफ कंडीशन इज ट्रू। इसके अंदर ये होता है कि आपका कंडीशन अगर ट्रू है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, इसको एक बार तो एग्जीक्यूट होकर ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कोड चलेगा। लेकिन फॉर और व्हाइल लूप में क्या है कि उसके अंदर आपको कंडीशन चेक अगर ट्रू है तभी एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इसके अंदर ये है कि एक बार एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ही कंडीशन को चेक करेगा, वही ये लाइन बोल रहा है। ठीक है, एंड देन रिपीटेड लूप लॉन्ग द कंडीशन रिमेनिंग ट्रू। अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो जितना कंडीशन ट्रू उतना कोड को चलेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि दे आर यूज्ड व्हेन द लूप बॉडी नीड टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन। अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही, वही बोल रहा है। द लूप एंड व्हेन द कंडीशन एवेलुएट आर फॉल्स। अगर आपका कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप एंड भी हो जाएगी साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया। अब क्या करते हैं, जो हेलो वर्ड हमने प्रिंट कराया ना 5 बार, उसी को इसमें ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसका जो कंडीशन है डू को ऐड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका कंडीशन है डू को ऐड करते हैं, और ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको कंसोल लॉग करके एक बार लॉग कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि आपको वैल्यू का इंक्रीमेंट करना है। अब जाके यहाँ पे कंडीशन चेक होता है, व्हाइल आई लेस देन 5। अब ये एक कंडीशन है इसलिए क्योंकि आपका कंडीशन तो सबसे लास्ट में चेक हो रहा है, और आप यहाँ पे एक बार प्रिंट करा दिए। अगर ये कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो एक बार तो कोड आपका एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन
ये होती है, इस तरह कुछ सिंटैक्स होता है इसका। तो हमने इसको क्लियर किया, अब इसको रन कराएँगे तो देखो यहाँ पे एरर आया। एरर ये कह रहा है कि जो आई आप यूज़ कर रहे हो उसको आप डिफाइन नहीं किए हो। तो एक बार उसको डिफाइन कर लो। मैंने आई को यहाँ पे डिफाइन करा i इक्वल टू 0 से, ठीक है? मैंने डिफाइन किया, वो थोड़ा-सा ये स्पेस वगैरह है, तो मैंने डिफाइन किया। अब क्या करते हैं, इसको क्लियर कर लिया, देन इसको रन कराऊँगा तो देखो सेम चल रहा है, यहाँ पे 3 2 3 5 प्रिंट हो गया, ठीक है? तो इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं लूप कंसेप्ट के बारे में। अब इसके अंदर 1-2 लूप और ऐड किया हमने, तो ये है कि फॉर लूप को यूज़ करने के लिए ये जो फोर ऑफ लूप है ना और एक फोर इन लूप है, इन दोनों को यूज करने के लिए हमको एरे वगैरह, एरे एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, देन स्ट्रिंग का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, उसी के ऊपर इसको आप आइटरेट कर सकते हो। इसलिए हम इसको इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब हम एरे को पढ़ लेंगे ना, वहां पे आइटरेशन जब कंसेप्ट समझेंगे तो वहां पे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी के लिए इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है? आशा करते हैं कि आपको हाफ पार्ट जो वीडियो है ना, इस वीडियो का हाफ पार्ट के अंदर लूपिंग के कंसेप्ट समझ में आएगा, जैसे कि फॉर लूप कैसे काम करती है, व्हाइल लूप कैसे काम करती है, डू व्हाइल लूप कैसे काम करती है, और कौन-कौन सा इसके अंदर मेजर मतलब कि इंफॉर्मेशन को हम देते हैं तो लूप अच्छे से चलता है, अगर उसको नहीं देंगे तो लूप मेरा इनफाइनाइट के अंदर चले जाएगा। और आपका एक काम है इसके अंदर, होमवर्क है, एज ए होमवर्क समझ के आप गूगल पे एक्सप्लोर करना कि इनफाइनाइट लूप किस-किस में हम मतलब आती है, उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक? ऑलराइट, सो अब डिस्कस करते हैं कि फंक्शन के बारे में। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था लूपिंग कंसेप्ट के बारे में, उसी तरह हम फंक्शन के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगी। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सर जैसे कि यहाँ पे सेकंड फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन कुछ नहीं है। फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है जिसको हम बार-बार यूज़ करके अपना काम को चलाते हैं। एज़ ए इसको बोल सकते हो, रेपिटेशन वगैरह कम हो जाती है इसके अंदर। अगर आपको बार-बार कोड लिखना है तो उसको आप बार-बार ना लिख को एक फंक्शन के अंदर लिख दो और उस फंक्शन को कॉल करो, आप वहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है? तो अब इसको समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ने हमने एक फंक्शन का डेफिनेशन ऐड किया है। ये क्या कर रहा है कि ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड रिटन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ठीक है? जो मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद एक ये मैंने गूगल पे सर्च किया था फंक्शन जावास्क्रिप्ट, तो ये एक एआई की तरफ से रिस्पॉन्स आई, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो मैंने वही मतलब पढ़ा तो सही लगा, तो उसी को समझा रहा हूँ कि इन जावास्क्रिप्ट यू हैव ए सम ब्राउज़र यू हैव ए सम ब्राउज़र बिल्ट फंक्शन लाइक अलर्ट, prompt, confirm you have probably used in your project before right now, ठीक है? बट यू कांट स्टिल क्रिएट कस्टम प्रोजेक्ट, मतलब कस्टम फंक्शन। ये बोल रहा है, ये लाइन का मतलब यही है कि आपका जो ब्राउजर है ना वो कस्टम मतलब कि देता है, बिल्ट फंक्शन देता है। लाइक अलर्ट का मतलब आप प्रॉम्प्ट लेना चाहते हैं या यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलर्ट का यूज कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट भी सेम काम करती है, कन्फर्म भी सेम काम करती है। तो अभी हम इसको देखे नहीं है, लेकिन आगे जब क्या होता है कि डॉम मैनिपुलेशन का कंसेप्ट है ना, तो उसमें इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो इसलिए अब फंक्शन का बहुत सारा टाइप होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन जो जो यूज करने के फंक्शन है ना उसी को हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो सबसे पहला जो फंक्शन लिखते हैं ना वो नॉर्मल फंक्शन ही बोलते हैं, लेकिन इसका नाम है फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है? यहाँ पे हमने लिखा भी है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हाउ टू डिफाइन फंक्शन यूजिंग फंक्शन डिक्लेरेशन। आपको फंक्शन डिक्लेरेशन के यूज करके कैसे डिफाइन कर सकते हो एक फंक्शन को, जैसे सिंटैक्स हमने यहाँ पे ऐड किया है। अब ये तो लिखा हूँ, लेकिन ये कैसे काम करता है अब इसी को हमने इस इमेज के अंदर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो है ना ये एक फंक्शन कीवर्ड है, ठीक है? रिजर्व कीवर्ड होती है ना, वो उसी तरह ये एक रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन, ठीक है? फंक्शन कीवर्ड है। अब मेरा यहाँ पे आप कुछ कोड लिखोगे जो कि पीस ऑफ कोड होता है, उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। वो क्या कर रहा है कोड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किसके लिए फंक्शन लिखे हो, तो वो। और यहाँ पे आप ये जो पैरेंथेसिस है ना इसके अंदर आप पैरामीटर्स वगैरह पास करते हो, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट भी बोलते हैं किसी किसी केस में। तो यहाँ पे आप वो पास करके और इसके अंदर यूज कर सकते हो उसको, ठीक है? और जो ये है ना ये आपका फंक्शन है, ये आपका जो है ना फंक्शन का नाम है, इसी को बोलते हैं। जैसे कि इसमें बोला है कि नेम ऑफ फंक्शन, आप क्या नाम देना चाहते हो तो वो यहाँ पे डिफाइन होती है। और आप यहाँ से वैल्यू को, जैसे ये वाला जो है ना पीस ऑफ कोड, इससे आप वैल्यू को रिटर्न भी करते हो। जैसे कि रिटर्न करना है a+b तो आप यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे कंसोल लॉग भी करा सकते हो। तो कुछ इस तरह है यहाँ पे फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपसे, ठीक है?
और इसका कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे ऐड किया। तो एक काम करते हैं, इसको देखने के लिए एक साइड में इसको ओपन कर लेते हैं, एक साइड में अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं और उसमें अच्छे से आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिकल करते हुए पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको क्लियर किया, थोड़ा कंट्रोल टर्मिनल को नीचे ला लेते हैं, वो थोड़ा देखने में सही लगा। मैंने इसको कमेंट कर लेता हूँ और एक काम करते हैं, मैं एक छोटा सा फंक्शन लिखता हूँ। फंक्शन लिखा और इसके अंदर क्या करता हूँ, प्रिंट नेम। ठीक है, मैंने प्रिंट नेम किया और उसके बाद यहाँ पे कंसोल के अंदर लॉग ले रहा हूँ, नहीं सॉरी, यहाँ पे कंसोल के अंदर नहीं, एक लूप चलाते हैं। इसके अंदर ये काम रहेगा कि मेरा जो नेम है ना वो 5 टाइम प्रिंट हो। तो मैंने एक लूप चला, यहाँ पे आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल लॉग करा के हेलो वर्ड को मैंने नाम अपना प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह प्रिंट करा। एक बार काम करते हैं, AI को ऑफ कर देते हैं। मैंने इसको ऑफ किया। अब क्या करेंगे, जितना बार आप ये तो एक पर फंक्शन डिफाइन कर दियो। अब इसको अगर कॉल करना तो जिसका नाम, फंक्शन का नाम क्या है कि प्रिंट नेम, मैंने फंक्शन के नेम को प्रिंट कराया। तो यहाँ पे आउटपुट में आपके अंदर आएगा 5 टाइम्स हेलो वर्ड। ठीक है, मैंने रन कराया तो देख सकते हैं 5 टाइम्स मेरा नाम आ रहा है। अगर आपको इसको यूज करना है, जितना बार प्रिंट कराना, सपोज करो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, सॉरी, हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अगर 20 टाइम प्रिंट करा तो 4, अरे यार, इसको बंद किया मैंने और यहाँ पे भी किया तो 3 हो गया। एक बार और, अगर आपको इस केस में आपका नेम भी 20 टाइम्स प्रिंट होगा, आपको कोड को बार बार रीयूज कर लिए तो कुछ इस तरह देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा नेम 20 टाइम्स प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे फंक्शन यूज करने का बेनिफिट आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बार हमने कोड को तो लिख दिया, अब इसी को छोटा सा मतलब कि नेम से हम कॉल कर रहे हैं तो बार बार इसको कॉल करके और मतलब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह अगर आपको इस केस में रिटर्न भी कराना है फंक्शन के अंदर से कुछ, तो सपोज करो मैं सम ऑफ 2 नंबर का रिटर्न कराता हूँ। फंक्शन लिया और यहाँ पे num1 ले लेता हूँ यूजर से और num2 भी ले लेता हूँ यूजर से। उसके बाद इसको रिटर्न करा देते हैं num1 को num2 के साथ प्लस करके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ और ये इसको सेमीकोलन से बंद कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखूंगा सम सम और उसके बाद आप देखो इस केस में ये आएगी कि मैंने वैल्यू को वहां से रिटर्न कराया हूँ। ठीक है, फंक्शन का नेम देना भूल गया तो इसका नाम देता हूँ सम। मैंने यहाँ पे सम दे दिया। अब इसके अंदर ये है कि लेट के अंदर आपको आंसर के अंदर इस सम को कॉल करोगे 2 नंबर के साथ। सपोज करो 4 और 6 को मैंने दिया, देन अब कंसोल डॉट लॉग करेंगे और उसके बाद आंसर को यहाँ से हम प्रिंट कराएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे हमने प्रिंट नहीं कराया था, यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न कराया था। ठीक है, तो वो जो वैल्यू रिटर्न होगा वो आंसर के अंदर स्टोर हो जाएगी आके और उसके बाद उस आंसर को हमने कंसोल लॉग कराया। तो इस केस में क्या होगा, 6 + 4 = 10 होती है, तो यहाँ पे 10 प्रिंट होगी। तो एक बार हम देख लेते हैं, जब हम इसको क्लियर करेंगे तो देखो सबसे लास्ट में प्रिंट होगा 10, देख सकते हैं यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ। तो इस तरह हम फंक्शन डिक्लेरेशन कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक पैरामीटर आती है जो कि फंक्शन के डिक्लेयर में हम पास करते हैं, जो हम यहाँ पे बाई और पास तुम खुद से पास करते हो और कुछ इस तरह पैरामीटर वाला फंक्शन का काम होती है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ टू डिफाइन फंक्शन यूजिंग फंक्शन एक्सप्रेशन। आप फंक्शन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन यानी कैसे यूज करके फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। इसका सेकंड नाम भी बोलते हैं जिसको फंक्शन वेरिएबल बोलते हैं। तो आप किसी वेरिएबल के अंदर फंक्शन को स्टोर करा के उसको एक्सेस करते हो तो उसी को कुछ नाम है। तो यहाँ पे इसका एक छोटा सा फंक्शन का डिफिनेशन वगैरह आप उसको पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो अभी हम इसको समझते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये सम वाला फंक्शन क्रिएट किया था ना, तो अगर लेट सपोज लेट करके और यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ 2 नंबर। ठीक है, मैंने ये एक नाम देता हूँ और इसको इसके अंदर स्टोर करा लूंगा। तो आप ना इसको कॉल करके जब रन कराएंगे ना, तो देखो रन करा के लेने के लिए करा रहा हूँ तो इस केस में एरर आ गया। एरर क्या कर रहा है पहले उसको समझते। देखो यहाँ पे इसने बोला कि सम इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये हुआ कि आपका ये सम डिफाइंड नहीं है। अब आपका मेन फंक्शन ये हो गया, आप इसके नाम से ही कॉल करोगे। जैसे कि हम यहाँ पे कॉल करते हैं सम ऑफ 2 नंबर। ठीक है, मैंने सम ऑफ 2 को कॉल करूंगा। अब इसको कंसोल करेंगे तो मेरा आउटपुट के अंदर 10 प्रिंट हो गया। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये होता है कि जो आपका फंक्शन नेम है ना, यो आप इसको रिमूव कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ऐड करना चाहो ऐड करो, रिमूव करना चाहो रिमूव कर दो। तो इस तरह हम इसको भी यूज करते हैं। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया, फंक्शन एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको आई थिंक। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया, वही यहाँ पे हम लिखे हुए देख सकते हैं। आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो डिफिनेशन है उसको हमने ऐड किया है और कुछ एक नोट पॉइंट आई थिंक हमने लिखा होगा।
जैसे फंक्शन कीवर्ड वगैरह, जैसे देखो यहाँ पे हमने लिखा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऊपर फंक्शन डिक्लेरेशन का कंसेप्ट समझे थे और नीचे फंक्शन एक्सप्रेशन समझा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। जैसे कि ये बोल रहा है कि वन ऑफ मेजर डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन इज दैट विथ फंक्शन डिक्लेरेशन यू कैन इन्वोक द फंक्शन इवन बिफोर डिफाइनिंग। मतलब ये होता है कि आपका फंक्शन एक्सप्रेशन जो होता है ना, उसके अंदर आप मतलब फंक्शन को अगर आप डिफाइन बाद में भी करोगे, जैसे कि मैं कुछ को समझाता हूँ कि जैसे मैंने ये फंक्शन ये को डिफाइन किया, पहले इसको कॉल करते हैं। डिफाइन करने से पहले ही मैंने इसको क्या किया कि प्रिंट करा रहा हूँ नेम। ठीक है, मैंने प्रिंट कराया था, ये प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, देखो अभी मैं इसको रन कराता हूँ और जो नीचे वाला है इसको कमेंट करके और इसको मैं यहाँ से क्लियर करके एंड देन रन कराता हूँ। जब हमने रन कराया तो ये फंक्शन कॉल हो गया, लेकिन फंक्शन कॉल करने के बाद हम फंक्शन को डिफाइन किए हैं। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन में पॉसिबल है, लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन में ये पॉसिबल नहीं है। तो यही लाइन बोल रहा है कि आपको उस फंक्शन एक्सप्रेशन में आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन ये है कि दैट इज नॉट पॉसिबल फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वही मतलब कि आपको अगर फंक्शन एक्सप्रेशन में इसको कॉल करोगे तो उस केस में एरर शुरू करेगी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आती है एरो फंक्शन। अब ये एरो फंक्शन को कैसे काम करते हैं, हम इसी को एरो फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फंक्शन को सबसे पहले रिमूव करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नाम देंगे प्रिंट, क्या नाम दे रहे हैं प्रिंट। उसके बाद एक ये दे देंगे और इससे इसको भी रिमूव करेंगे। ठीक है, ये रिमूव हो गया। उसके बाद हमको यहाँ एरो ऐड करना है, तो ये एक एरो फंक्शन हो गया। क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन का नेम हटाया, उसके बाद इसको वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट किया और उसके बाद यहाँ पे इक्वल का साइन दिया और देन ये जो है ना ये इसको रहने दिया क्योंकि हमको पैरामीटर वगैरह चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे एरो ऐड कर दिया। तो कुछ इस तरह हमने फंक्शन क्रिएट करे, इसी को बोलते हैं एरो फंक्शन। जब हम इस कोड को रन कराएंगे तो आई थिंक इसमें एरर थ्रू करना चाहिए, बिकॉज हम फंक्शन को डिफाइन करने से पहले ही फंक्शन को कॉल किया है। तो हमने रन करा है, तो देखो इस केस में बोलेगा कि आप जिसको कॉल करो आई थिंक वो डिफाइन नहीं है। देखो बोला है नहीं कि कैन नॉट एक्सेस नेम प्रिंट नेम बिफोर इनिशियलाइज। आप इसको बगैर इनिशियलाइज करे इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये फंक्शन एरे हो गया, मतलब फंक्शन एरो बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोले हाउ टू यूज एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, कुछ इस तरह का हमने कुछ वर्ड वगैरह लिखा है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये इंट्रोड्यूस हुआ था ES6 जो फ्यूचर आई थी नया वाला, उसमें इसको यूज किया गया, मतलब कि इंट्रोड्यूस किया गया इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ना देख सकते हैं आप, ये एक क्लीन कोड लिखा होगा, अच्छा देखने में भी लग रहा है और नॉर्मल फंक्शन के अंदर जो था उसके कंपेयर में ये थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, और जो कोड का कुछ यहाँ पे हमने रेफरेंस वगैरह ऐड किया है, तो इस तरह हमने देखो इस तरह हमने फंक्शन का कंसेप्ट समझा। बेसिकली तीन तरह का फंक्शन होता है, एक फंक्शन एक्सप्रेशन बोलते हैं और एक फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं और एक एरो फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा मेजर हम यूज करते हैं एरो वाला और एक्सप्रेशन वाला। ठीक है, और डिक्लेरेशन कहीं कहीं पे यूज होती है जब आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना, तो उसमें ज्यादातर आप फंक्शन डिक्लेरेशन का कंसेप्ट यूज करोगे, मेजरली आप एरो और एक्सप्रेशन का कम ही यूज करोगे। ठीक है, लेकिन आप रिएक्ट के अंदर जाओगे तो वहां पे आपका एरो फंक्शन ज्यादातर यूज होती है और वो जो आपको बताया क्या था उसका नाम यहाँ पे एक्सप्रेशन वाला आप ज्यादा यूज करोगे। ठीक है, तो ये फंक्शन का कंसेप्ट था। आशा करते हैं कि आपको ये फंक्शन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को मतलब आप वीडियो को पीछे से जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है, क्योंकि आगे फंक्शन नहीं समझ में आएगा तो आगे आपको एसिंग फंक्शन का आती है, कॉल बैक फंक्शन का कंसेप्ट आती है, प्रॉमिस वगैरह का कंसेप्ट आती है, अवेट वगैरह का कंसेप्ट आती है, लूपिंग इवेंट का कंसेप्ट आती है, वो सब फंक्शन पे ही बेस है। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फंक्शन को प्लीज अच्छे से समझ लीजिएगा, पीछे से वीडियो को रिकॉर्ड कर रिवीजन करके। ठीक है, चाहे तो आप 2x पे करके देखिए, लेकिन देखिए अब हम जहां से ये नोट्स वगैरह बनाया है ना उसका भी रेफरेंस हम यहाँ पे ऐड किए। जब इसको आप क्लिक करोगे तो इसका एक पेज खुलेगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी एक सेक्शन हमने ऐड किया दो। तो आप इन दोनों में जाके एक्सप्लोर करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन को छांट के इसके अंदर से, और एक सेशन सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन वगैरह कैसे डिफाइन करते हैं, और उसके बाद जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हाउ टू डिफाइन फंक्शन यूजिंग फंक्शन एक्सप्रेशन, बहुत सारा है यहाँ पे। हाउ टू एरो फंक्शन जावा, यहीं से हमने पढ़ा था, उसको नोट शॉर्ट नोट बनाया। उसके बाद मास्टर जावास्क्रिप्ट फंक्शन 5 सिंपल रियल वर्ल्ड एक्सरसाइज, आप इसको कर लीजिएगा तो आपको फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे इसने सबसे पहले बताया कि डिस्काउंट कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट,
उसको फंक्शन का यूज करके कोड भी दिया है, कोड कोड भी साथ में है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको पढ़ के समझ के करना है। हम इसको कराएंगे आगे, ठीक है। पहले ही बता रहे हैं आपको, जैसे कि आगे जाओगे तो आप यहाँ पे सब डिटेल में डिस्कशन है, डिटेल में दिया हुआ है नोट्स, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एज वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो, तो उसका भी यहाँ पे कोड वगैरह है और डिस्क्रिप्शन ऐड किया हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हो अच्छे से। मैंने इसको पढ़ा था अच्छे से। उसके बाद टेम्परेचर कन्वर्टर का भी है यहाँ पे, एक आध वो और होगा। उसके बाद आई थिंक सर्कल एरिया कैलकुलेटर है। उसके बाद आप एक और देखोगे, मिलेगा आपको एक और, आई थिंक क्या नाम था, रैंडम मैसेज जनरेटर कैसे करते हो। तो ये सब यहाँ पे कंसेप्ट है, तो आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह है, तो जैसे कि यहाँ पे भी हमने ऐड किया है, देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन के जैसे ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप दे बता सकते हो, इसका भी क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे ऐड है। तो हम एक काम करेंगे कि आपके लिए एक क्विज प्रिपेयर करेंगे 2-3 दिन के अंदर में, उसको आप देना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। वो भी इसी के अंदर आई थिंक नोशन लिंक के जो है ना, इसी के अंदर कहीं पे ऐड करके हम आपको उसका लिंक जब ऐड करेंगे ना, तो उसको वीडियो में बता के ही आपको करेंगे, तो आप वहां से जाके उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लूपिंग का कंसेप्ट समझा था, ठीक है। तो आई थिंक लूपिंग में भी मैंने क्वेश्चन ऐड किया था, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो स्टार जो पैटर्न प्रिंट कराते हैं ना लूप का यूज करके, नेस्टेड लूप का यूज करके, तो आप ट्राई कीजिएगा 2-4, मतलब कम से कम 7-8 स्टार जो बेसिक होता है उसको प्रिंट करा लीजिएगा, ताकि वो आपको जो लूप का कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 3 के अंदर जो एडवांस फंडामेंटल का कंसेप्ट था उसको हमने समझाया आपको। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पीछे से जरूर एक बार वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आगे का जो कंसेप्ट है ना, इसके बाद वाला कंसेप्ट, वो सब इसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि पीछे से जरूर एक बार 2 बार वीडियो को देख के समझ लीजिएगा, और जो काम बताया वो कीजिएगा, ठीक है। तो आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। सो आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।